नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत। तकरीबन 18 महीने से जेल में थे सिसोदिया। शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच का कर रहे हैं सामना। भाजपा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने सांसदों को SC/ST में क्रीमी लेयर नहीं लागू होने का दिया आश्वासन। राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन का नाम पुकारे जाने पर मचा सियासी घमासान। सभापति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति व्यक्त किए जाने पर लगाई फटकार। नेता सदन JP नड्डा ने विपक्ष के हंगामे पर निंदा प्रस्ताव किया पेश। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी DP में लगाया तिरंगा। सभी से अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने और तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने का किया आह्वान। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुणे से ISIS के आतंकवादी रिजवान अली को किया गिरफ्तार। NIA के वांटेड आतंकी पर 3 लाख रुपए का था इनाम। न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अभिनंदन समारोह में हुई शामिल। भारत न्यूजीलैंड के रिश्तों को बताया प्रगाढ़। यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते के लिए होंगी रवाना। और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाइयों का तांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा से बात कर दी बधाई। आज अमन सहरावत से कुश्ती में कांस्य पदक की उम्मीद। वहीं विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल देने की अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का फैसला आज। और अब विस्तार से समाचार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED दोनों मामलों में जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में होने वाली देरी के आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। दरअसल मनीष सिसोदिया तकरीबन 18 महीने से जेल में थे। सिसोदिया के वकीलों ने जमानत के अनुरोध में तर्क दिया था कि वो इतने महीनों से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। वहीं ED और CBI ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। ED का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ED का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ED के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि सिसोदिया को मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि देरी की अपील पर बेल मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट में कायम रहेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज़्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED दोनों मामलों में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में होने वाली
देरी के आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। दरअसल मनीष सिसोदिया 18 महीने से जेल में थे। सिसोदिया के वकीलों ने जमानत के अनुरोध में तर्क दिया था कि वो इतने महीनों से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। वहीं ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। ऐसे में भाजपा नेताओं का कहना है कि जमानत मिलना निर्दोष साबित होना नहीं होता है। ऐसे में पार्टी इतनी जल्दी जश्न ना मनाए। मनीष सिसोदिया जी की बेल का मतलब दोष मुक्त होना नहीं होता है। कोई भी मामला माननीय अदालतों में जब विचाराधीन होता है तो एक्विटल और कन्विक्शन दोनों साक्ष्यों के आधार पर होती है। तो बेल के कई ग्राउंड होते हैं, लेकिन अभी अंतिम फैसला बाकी है। उसके पहले आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, यह उचित नहीं है। मनीष सिसोदिया को माननीय न्यायालय ने बेल दे दी है, लेकिन बेल देने का मतलब एक्विटल नहीं होता, केस से बरी नहीं होता है। हमने पहले भी देखा है, स्पेशली अगर मैं लालू यादव के केस की बात करूं तो लालू यादव को भी माननीय न्यायालय ने बेल दी थी, लेकिन बाद में इसी न्यायालय ने उनको केस में कन्विक्ट किया था और जेल से सजा हुई थी। इसलिए हमारा मानना यह है कि एक ना एक दिन अंतोगत हुआ, एक दिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी जेल इस मामले में कन्विक्शन होगी और इनको सजा मिलेगी। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी के SC/ST के सांसदों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने ये मुलाकात SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लेकर की। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की राय के बाद ये अहम मुलाकात हुई। भाजपा सांसद भोला सिंह ने मुलाकात के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी को भी नुकसान नहीं होगा और भरोसा देते हुए कहा कि SC/ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से सभी SC और ST वर्ग के माननीय सांसद मिले और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों की व्यक्तिगत राय की SC/ST रिजर्वेशन के क्रीमी लेयर के विषय में उनकी राय सुप्रीम कोर्ट की किसी संदर्भ में आई थी, लेकिन समाज में विपक्षी लोग भ्रांतियाँ फैला रहे थे कि ये सभी SC/ST पर लागू होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने मेमोरेंडम दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राय है, किसी भी SC/ST व्यक्ति पर ये इसका लागू नहीं होगा। और हम प्रधानमंत्री जी का आभार करते हैं कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को उसका संज्ञान लिया और सबको आश्वस्त किया कि किसी भी SC/ST भाई का इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की एक बेंच ने एक राय कही है, प्रसंगवश राय दी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर क्रीमी लेयर को लागू किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंदर हम क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं और हम उसको लागू नहीं होने देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC/ST सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा। SC/ST सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। SC/ST समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया। राज्यसभा में सभापति और जया बच्चन के बीच तकरार हुई। जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारे जाने को लेकर जया बच्चन भड़की। उसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को जमकर लताड़ा और कहा कि आप सेलिब्रिटी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आसन पर उंगली उठाएं। इससे पहले भी एक दिन उपसभापति हरिवंश ने जया बच्चन का पूरा नाम लिया, जया अमिताभ बच्चन पुकारा, जिसे लेकर जया बच्चन ने आपत्ति दर्ज कराई। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने के टोन पर सवाल उठाए। जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज़ नॉट एक्सेप्ट। सभापति और जया बच्चन के साथ नोकझोंक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा कि जया बच्चन को माफ़ी मांगनी चाहिए। विपक्ष के हंगामे पर नेता सदन ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। जो घटना घटी है और जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार रहा है वो बहुत ही असंसदीय, अमर्यादित और अनुशासनहीनता व्यवहार रहा है। विपक्ष चर्चा की दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना को लेकर राज्यसभा में नाराजगी जताई कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ये सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जया बच्चन के मामले में सदन से विपक्ष के वॉकआउट पर नाराजगी जताई। सर, जिस पदभार को आप संभाल रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा है। We may be all colleagues and even friends outside this house, but it goes against the traditions of the house to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. जो भी आपका फैसला निर्णय होगा, मैं तो ये अपील करता हूं कि सख्ती होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है। बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाएं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रूस की सेना में अब तक 91 भारतीय नागरिकों को भर्ती किए जाने की सूचना मिली है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इनमें से 14 लोगों को छुट्टी दे दी गई है और दुर्भाग्यवश 8 की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि 69 भारतीय नागरिक रूसी सेना से रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। I have myself raised it numerous times with the Russian foreign minister, and when Prime Minister was in Moscow last month, he raised it personally with President Putin, and he got President Putin's assurance that any Indian national who is in the service of the Russian army will be discharged and released. The problem, sir, is that the Russian authorities maintain that these Indian nationals entered into contracts for service with the Russian army. We do not, we are not necessarily subscribing to that. I share the honourable member's view. I think in many cases there are reasons to indicate that our nationals were misled. और सीधे आपको अब लोकसभा की कार्रवाई में ले चलते हैं। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री, आपके पास ऑलरेडी विदाउट चेयर परमिशन हाउ यू कैन, नहीं, हु हैज गिवन यू अपॉर्चुनिटी? नो। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कोविड के नए स्ट्रेन पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। यदि इसमें कोई परिवर्तन आता है तो सरकार भी रणनीति बदलेगी। Continuous surveillance program which is going on, and in that surveillance program we see to it if there is any change in the virus and if it is mutated or not. All this is being done by our agencies as far as the disease control program is concerned, and in that we always keep a regular, we are vigilant on it and regularly we are monitoring on it, and because of that if there is any change we accordingly change our strategy also. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है। पूरे गौरव और उत्साह के साथ हम आज़ादी का पर्व मनाएंगे, लेकिन उससे पहले मौका है हर घर तिरंगा अभियान का, जो आज से शुरू हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर अपनी डीपी बदल ली है और तिरंगा लगा लिया है। उन्होंने इस बारे में लिखा, इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें और हाँ, अपनी सेल्फी harghar-tiranga.com पर ज़रूर शेयर करें। आज से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के आह्वान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल ली है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिछले 2 वर्षों में हर घर तिरंगा आंदोलन एक जन आंदोलन में बदल गया है, जिसमें देश भर में लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और अपनी सेल्फी अपलोड करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और सभी से अपील कर रहा हूं कि वे भी ऐसा करें और देश के कोने कोने में आज़ादी का संदेश फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके अलावा कृपया अपनी सेल्फी harghar-tiranga.com पर अपलोड करना ना भूलें। आज से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के आह्वान पर अब तक कई लोगों ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल ली है। इन्हीं में शामिल हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। उन्होंने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथी भारतीयों के साथ हर घर तिरंगा जन आंदोलन में शामिल होने पर गर्व है। आइए अपने तिरंगे का जश्न मनाएं और harghar-tiranga.com पर अपनी सेल्फी साझा करें।
लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। वर्तमान और भावी पीढ़ी को काकोरी और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा से परिचित कराने के लिए राज्य सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर आज से काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन कर रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री भी मौजूद हैं। काकोरी लाइन पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने भारतीयों के बीच उपस्थित होने को सम्मान की बात बताया। उन्होंने कहा कि भारत के समुदाय ने न्यूजीलैंड के विकास में अहम भूमिका निभाई। ऑकलैंड में ऐसे जीवंत और ओजस्वी इंडियन कम्युनिटी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के साहस और उपलब्धियों को देखकर गौरवान्वित हूँ। न्यूजीलैंड के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे और बहुआयामी है। यहाँ के भारतीय समुदाय इस खूबसूरत देश के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन गया है। भारतीय समुदाय ने यहाँ के विकास और समृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। और सीधे आपको इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। लोकसभा के चुनाव के क्रम में हम लोग पहले यहाँ आए थे, आपसे इसी जगह में बातचीत हुई थी। वी आर हैप्पी टू बी हियर अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि मई 2022 में J&K का डिलिमिटेशन होने के बाद 2023 दिसंबर में J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट संसद में पारित हुआ। दैट वाज इन दिसंबर 2023 और उसके बाद से ही कमीशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभ हुआ कि अब हम चुनाव यहाँ कराने के लिए सारी लीगल प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। एंड दिस मीन्स दिसंबर 23 से पहले हम चुनाव करा भी नहीं सकते। लोकसभा चुनाव के समय आपसे सबसे मुलाकात हुई थी, हमने सबका फीडबैक लिया था। उस समय के बाद लोकसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। उसके तुरंत बाद अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी और अभी खत्म नहीं हुई है। उससे पहले ही हम लोग फिर से आपके पास वापिस हैं, ये जानने के लिए कि अब J&K का चुनाव कब कराया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्तां यहां आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। दैट इज वाई वी आर हियर। अगर लोकसभा के चुनाव के बारे में पहले थोड़ी बात करें तो उस दौरान जो हमने भागीदारी देखी वो काबिले तारीफ है। दुनिया ने लंबी कतारों की तस्वीरें देखी, आपके जज्बे को सराहा, आप लोगों की आंखों में जश्न या जमहूरियत की जो चमक देखी, उसने सभी को यकीन और उम्मीद से भर दिया है। पिछले कई दशकों में जो नहीं हुआ वो आप सबने करके दिखाया है। खासतौर पर हमारे युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया 2024 के जनरल इलेक्शंस में, जो अभी मई में होके चुके हैं। आपने लोकतंत्र को चुना है, शांति और सद्भावना को चुना है और इस तरीके के मापदंड आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं, चाहे वो वोटर परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रत्याशियों की भागीदारी के हों। वो एक स्टैंडर्ड स्थापित हुए हैं और अब हमारे सामने उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करने की चुनौती है। आपने जो बुनियाद बनाई है, अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है। नई मंजिलें, नए आसमान को पाना है और गोया समय अब आ गया है। और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। पूरा हमने रिव्यू किया, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब लोग तैयार हैं।
We are committed to conduct elections at the earliest. We are sure people of J&K will give a befitting response to disruptive forces. और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। मैं आपके माध्यम से सबको बताऊंगा कि कल हमने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज से मिले, क्या बातें हुई। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुलाकात की हमने, 9 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आई, जिसमें आप, बीजेपी, बीएसपी, सीआईपीएम, सीपीआईएम, आईएनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, J&K नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम एंड J&K नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी इंडिया से हमने मुलाकात की। ये स्टेट की नेशनल और स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। तो उन्होंने क्या मुद्दे हमारे सामने उठाए, पहले मैं वो आपको बताता हूँ और फिर उन मुद्दों के बारे में क्या हम करने जा रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो साथियों, सभी दलों ने, ऑल विदाउट एक्सेप्शन, एक सुर में जम्मू कश्मीर में जो संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण और बढ़िया तरीके से हुआ, उसके लिए पूरी आवाम की और चुनाव आयोग की दोनों की प्रशंसा एक स्वर में की सबने। उन सबका ये मानना था कि ये हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ और बहुत अच्छे चुनाव हुए, भागीदारी अच्छी हुई, कोई घटना नहीं घटी, जिससे लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है। इसी के क्रम में सभी पार्टीज का यूनानिमसली, अगेन ऑल, उनका कहना था कि अब अगले चुनाव भी असेंबली के जल्द से जल्द कराए जाएं। सभी पार्टीज का कहना था कि J&K में आवाम द्वारा चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जिनका लोगों के साथ में बेटर कनेक्ट हो, ताकि लोगों की जमहूरियत आगे बढ़ सके और लोग अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकें। तो उनका सबका कहना था कि चुनाव जल्दी कराए जाएं। मोर और लेस सभी पार्टी का ये भी कहना था, एक आध को छोड़कर, कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश की जाए। ऐसा ना हो कि किसी को प्रदर्शन की या रैली की या कुछ और चीज़ों की परमिशन ना मिले, कुछ को ज़्यादा मिले, इस तरह का ना हो। सबको बराबरी की भागीदारी के साथ जब भी चुनाव हो, लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश हो। एक और भी मांग सबकी थी कि कुछ सिक्योरिटी का, लोगों के पॉलिटिकल फंक्शनरीज का रिव्यू हुआ था स्टेट में, उसमें कुछ लोगों की सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई, कुछ लोगों की सिक्योरिटी नहीं मिली, कुछ को ज़्यादा मिली, कुछ को कम मिली। तो उनका परसेप्शन ये था कि सबको बराबर मिलनी चाहिए, सो दैट खुल के लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें, चाहे वो किसी भी दल के हों, और एक डेमोक्रेसी की जो डीपनिंग है वो हो सके। तो बराबर की सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए। ये भी मांग थी लोगों की, ये वैसे ज़्यादातर जगह में नहीं है ऐसा, ये कहना था जहां भी बचा हुआ है वहां सारे पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के अंदर किए जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें बताया कि कुछ जगह ऐसी थी जहां लोगों को ज़्यादा चलना पड़ा, तो उनका मानना था कि अगर 2 किलोमीटर के अंदर में पोलिंग स्टेशन होंगे तो लोगों को वोट देने आने के लिए और ज़्यादा सुविधा होगी। पोलिंग स्टेशंस पर सभी का मानना था कि AMF की सुविधाएं अच्छी थी, लेकिन थोड़ा कुर्सी, थोड़ा बैठने की जगह और ज़्यादा की जाए, ये भी उनकी मांग थी। एक स्पेसिफिक मांग ये थी एक पॉलिटिकल पार्टी की कि चुनाव से पहले दिन कुछ बूथ्स को क्लब कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पजेज से, यानी 2-3 बूथ को इकट्ठा करके एक जगह कर दिया है, वोटर्स को परेशानी होती है ढूंढने में लास्ट मिनट पर, ऐसा ना किया जाए। अनदर डिमांड वाज दैट सभी बूथ्स का 100% CCTV कवरेज कराया जाए। ये मांग भी लगभग काफ़ी लोगों की थी, सभी की थी। नोमैडिक ट्राइब्स जो इस समय में अपर रीजन्स में गए हुए हैं, शेड्यूल ऐसे फिक्स किया जाए जो उनकी भागीदारी पूरी हो सके, ये भी एक मांग थी। ये जितने मुद्दे थे मेन मैंने आपको बताए, इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको आने वाले अपने वक्तव्य में बताऊंगा। इससे पहले जस्ट टू गिव यू द ब्रॉड पिक्चर, देयर आर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन J&K, ऑफ विच 74 आर जनरल। ST की 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और SC की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगर इलेक्टोरल रोल्स का डाटा देखें तो ये कार्रवाई अभी चल रही है। हमने समय रहते ही ये कार्रवाई शुरू कर दी थी
19 अगस्त को यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को ही, ये पहले से प्लान किया था 1.5-2 महीना पहले इसी प्रकार से, कि 20 अगस्त को फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स हो जाएगा, यानी कौन सा पोलिंग स्टेशन, कौन से लोग, कितने वोटर्स कहाँ पर है, किस जगह में, इसका फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा और इसकी कॉपीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करा दी जाएंगी। दिस इज ए मेजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फैसिलिटेटिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो टोटल इस स्लाइड में आपको दिखाई देंगे। हम सब जगह में, और करीब करीब 11,838 उनकी संख्या है, और लोकेशंस जो हैं वो थोड़ी उससे कम है, करीब 9,100 के करीब लोकेशंस हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज फॉर दी वोटर्स विल बी अवेलेबल। दैट मीन्स क्या क्या अवेलेबल होगा? पीने का पानी होगा, बैठने की जगह होगी, शौचालय होगा, शेड होगा, शेड की जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और एक रैंप भी होगी जिससे हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इजीली वहाँ जा सकें। साथ ही साथ सभी बुजुर्गों के लिए एक व्हील चेयर की और बाकी वॉलंटियर की भी सुविधा रहेगी। हम अगर अपने सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो पूरी कंट्री में जो चुनाव हुआ, पैन इंडिया लेवल पे कमीशन ने इस बार ये व्यवस्था की थी कि 85 से जितने भी लोग उम्र के हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनके घर जाकर हम उनका वोट लें। इट इज़ वेरी वेल रिसीव्ड थ्रू आउट द कंट्री एंड 2 एक्सपीरियंसेस सामने में आते हैं। उस एज में अधिकांश हमारे जो सीनियर वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं। उनको लगता है, जैसे हमने असेसमेंट किया, दे वेरी हैप्पी कमिंग टू द पोलिंग स्टेशन बिकॉज दैट इज़ वन प्लेस जहां सबसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। घर से बाहर निकलना होता है, लेकिन जिस किसी को भी ये सुविधा घर के अंदर चाहिए उसके यहाँ फॉर्म्स पहुंचाए जाएंगे 100% ऑल दी 85+ वोटर्स, और जो ये ऑप्शंस देंगे कि हमें घर से वोटिंग करनी है उनको पूरे चुनाव के दौरान ये वोटिंग कराई जाएगी। एक और हमने प्रयास किया था इस बार के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कश्मीर रिलेटेड, कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको परेशानी होती थी, एक फॉर्म एम भरना पड़ता था और सत्यापन कराना पड़ता था। वो दोनों हमने हटाई थी सुविधाएं, मतलब जो कम्बरसम प्रोसेस था, और उसके बहुत पॉजिटिव हमें आउटकम भी मिले, भागीदारी भी बढ़ी, और ये व्यवस्था अब इस बार भी चालू रहेगी, यहाँ भी चालू रहेगी। और फैसिलिटेशन जो बाहर में आउटसाइड जम्मू है, उधमपुर, उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा। वो दिल्ली में, बंगलुरु में, बॉम्बे में, जहाँ जहाँ, चंडीगढ़ में, जहाँ जहाँ उनकी वोट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो मेजर डायरेक्शंस हमने दी, चाहे तो वो एनफोर्समेंट एजेंसीज को हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हों, या जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जितने मुद्दे उठाए उनके बारे में हो, तो सबसे पहले ड्रग्स का जो मिसयूज स्टेट में बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। हम ये सोचते हैं चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब हमारी एमसीसी लगेगी, हमने सख्त ताकीद दी है कि अब उसको बहुत सख्त कार्रवाई की जाए उन लोगों के ऊपर। कल भी हमने सारा दिन अपने डीएम्स एसपीस को ये ताकीद की थी, क्योंकि पूरी की पूरी बच्चों को, जनरेशन को खराब होने नहीं दिया जा सकता बाई दी मेनेस ऑफ ड्रग्स। और हमें ये उम्मीद है कि उस पर पूरी कंट्री में, आपको पता है कि हमने इलेक्शंस के दौरान करीब करीब पार्लियामेंट में 10,000 करोड़ का सीजन किया था। मैंने बताया था, जब आप लोगों ने अगर सुना हो, 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब काउंटिंग से एक दिन पहले की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश हुआ पूरे वर्ल्ड में वोटर्स का, फीमेल वोटर्स का, रीपोल्स ना होने का, अहिंसा ना होने का, जिसमें कश्मीर भी अपने आप में एक उदाहरण था। सो ड्रग्स के बारे में वी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सीरियस। और मुझे एक सूचना मिली है अभी आते आते कि इस पर एक्शन शुरू भी हो गया है। आपको पता लगेगा जल्दी ही, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्शन आज ही शुरू हो गया है। मैं अभी जो कंसर्न लोग हैं वो आपको बताएंगे। सिमिलरली लीकर के बारे में, चाहे वो विद इन द स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, दे वुड बी स्ट्रिक्ट विजिल बाई द एनफोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द बॉर्डर्स ऑफ द नियर बाई स्टेट।
सीसीटीवी कैमराज हमने ऑलरेडी, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे। जहां शेडो एरियाज हैं वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशंस वुड हैव सीसीटीवी कवरेज। दैट इज व्हाट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिल रहा। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें, नहीं, ये दिस इज़ नॉट प्रॉपर। उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शंस स्पष्ट दे दी गई हैं। दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस। सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे, पहले भी थे, अब बिल्कुल जहां नहीं थे, जो हमसे कहा गया था उसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि आप चेंज करें और सबको 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। कोई 1-2 बचेगा जिसको किसी ज्योग्राफिकल कारण से नहीं कर सकते, तो उनको वोटर्स को फैसिलिटेशन करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। जितनी भी परमिशंस दी जानी है, जितनी भी ग्राउंड्स रैलीज के लिए दी जानी है, उस सब पर एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप पहले अप्लाई करिए, पहले आपको मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ऐसा भी नहीं करना दिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दी और पीछे से बोल दिया अब रैली मत करिए, या इनफॉर्मल तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, नहीं। एक जो उम्मीद है लोगों को अपनी सरकार बढ़ाने की, अपना लोकतंत्र में भागीदारी करने की, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ज़्यादा करने की हमारा रोल है और हमारे प्रशासन का रोल है, जितने भी जब लोग लगेंगे इलेक्शन में, कि उसको पूरा का पूरा बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। All district magistrates have very, very clearly been told, SPs, all DIGs, all police force, कि उन्हें पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी रहना है। अगर हमारे संज्ञान में कोई भी एक घटना ऐसी घटेगी, शिकायत आएगी जिसमें ये प्रूव होगा कि वो कोई भी बायस्ड या पार्शियल डिसीजन है, तो विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इसकी वजह से कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है उनको, उससे ऊपर जाना है। दिस ऑल्सो हैज बीन डायरेक्टेड वेरी वेरी स्ट्रांगली टू एवरीवन ऑफ देम। फेक न्यूज़ का कारोबार तो चलता ही है, फिर चलेगा। नेगेटिव नैरेटिव्स बनाने का भी कारोबार चलता है, चलेगा। उसमें तेजी आने की भी उम्मीद है, जैसे सेंसेक्स में तेजी आती है उसमें भी तेजी आएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में स्पष्ट डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई भी झूठी खबर फैलाई जाती है तो दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, यानी विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स, 1 आवर उस इशू को ज्वाइन करना है, वहाँ बताना है उनको कि इस तरीके की चीज़ गलत है, इससे पहले कि वो वायरल होकर एक्सपोनेंशियल हो जाए और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माहौल को ख़राब करने की कोशिश करें। द एंटायर डायरेक्शन इज़ कि जो लोग भागीदारी करना चाहते हैं, जो उम्मीद है, उसमें कहीं से भी कोई कमी आने न दी जाए, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए। सारांश में, चुनाव जैसे आप सब जानते हैं हमारे लिए त्यौहार है, और जो त्यौहार की शक्ल हमें इस बार यहाँ नज़र आई, उसके वजह से ये और बड़ा एक त्यौहार होने वाला है, ये हम बहुत आश्वस्त हैं। और हमारी ये भूमिका है, हमारी ये हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम उसको और अच्छे से निभाएं। Therefore, everyone in the field, all state agencies, central agencies, district magistrates, SPs, everyone and including us have been told that सुकून से इलेक्शन हो, जैसे कोई रीपोलिंग की संभावनाएं ना हो, लोगों का फैसिलिटेशन अच्छा हो, और अगर कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे
तो उसको जितनी सख्ती से निपट सकते हैं उतनी सख्ती से निपटना चाहिए। नोबडी शुड बी अलाउड टू डिरेल द इलेक्शन, क्योंकि वोट की ताकत ही सब कुछ है। अंत में यही कहूँगा कि जमहूरियत का सफ़र गोया यूं ही चलता रहे, लंबी कतारों में चमकती आंखों का नूर यूं ही कायम रहे, हर चेहरा उम्मीद से यूं ही रोशन रहे, वोट की ताकत यूं ही हिंसा के नापाक इरादों को शिकस्त देती रहे। थैंक यू। Thank you, sir. Now we will take questions. First, we will take questions from the media present here. Please pass on the mic to the person. नमस्कार सर, पंकज शर्मा सर, हेयर सर, पंकज शर्मा सर, न्यूज़ 24 से। सर, माना जाए कि सितंबर से पहले चुनाव जम्मू कश्मीर में संपन्न होंगे, क्या आप तैयार हैं? कुछ बताना चाहेंगे कि कब जो है चुनावों का ऐलान होगा, तारीखों का? थैंक यू। प्लीज गिव द माइक। ले लीजिए, आप ले लीजिए। सर, मैं रजत बोरा हूँ जम्मू जी न्यूज़ से। सर, मेरा सवाल ये है कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, जो रिव्यू आपने किया है 2 दिन, कितनी उम्मीद हैं कि आप प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, सोमिल अब्रोल पीटीआई से हूँ। सर, यू मेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी हेड्स. What is the feedback and is the atmosphere is conducive? तो जम्मू से मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा से फोन पर बात की। हेलो, नमस्ते सर। धन्यवाद सर। अपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया। पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर, वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा हो रहा। वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफ़ी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है, आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी, और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा मजबूत में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं, बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माता जी भी कभी खेल में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल रहे होंगे। माता जी का जो इंटरव्यू है जी, उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा कौन सा, उन्होंने कहा वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत गर्वित में अपने परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में सर वही है। हाँ सर, स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है। अब ऐसा काफ़ी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे, और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है तो वही है, जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है वो उस दिन। तो जैसा हमारा टोक्यो में था। लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर। अपनी इंजरी के बाद भी जो मैनेज किया है ना, वो वाकई बहुत ही अद्भुत है। और उसमें तो एक स्पिरिट, मुझे देश के लिए कुछ करना है, वही तो ड्राइव करता है। बिल्कुल सर, ये भी तो काफी बाकी है सर। आप मन
उसमें से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए। हाँ सर, अब तो निकल ही गया वैसे ही। बहुत बड़ा गोल्ड है। नहीं सर, बिल्कुल ये तो सर चलता रहेगा जब तक गेम चल रहा है, तो हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो ज़्यादा ही करेंगे आगे, और जब तक खेल लेंगे अपनी कंट्री के लिए हमेशा जितना अच्छा कर सकते हैं। बहुत नई नई ऊंचाइयों को पार करा आपने। वैसे भी 2 बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत गिने गिने लोग होते हैं, उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया है। बिल्कुल सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। और मेरी बहुत शुभकामनाएं, और आप मुझे जब भी मिलोगे जी सर, हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है सर। ये हाँ जी, कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर, टेक केयर। नमस्ते सर। तो प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा से बात की और उसी बातचीत का प्रसारण आप देख रहे थे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में देखिए इस वक्त निखिल के साथ। नमस्कार।